अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 15 अक्टूबर 2021 को इस यूट्यूब चैनल पर एक प्रिडिक्शन महाराष्ट्र किसका होगा सबसे बड़ी भविष्यवाणी के टाइटल के साथ की गई थी। उसके बाद यहां पे महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया, ना ही उसका कोई उल्लेख किया गया। उसमें क्या कहा गया था उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। मैंने तब भी कहा था उस वीडियो में भी कि सामान्यतः जो अलग अलग रूप से ज्योतिष करते हैं कि अलग अलग शहरों में जाते हैं, कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, हम कहीं पे जाते नहीं। लेकिन 10 और 11 जुलाई को हम मुंबई में थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र की इस बार का विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। और जून के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की स्थितियां महाराष्ट्र में बनी थी, उसके बाद कोई ये सोच नहीं रहा था जुलाई महीने में कि घटनाक्रम किस प्रकार से बन सकता था। तो जिनके साथ हमारा संवाद हुआ था, जिनसे हम मिलने के लिए आए थे, तब शुरुआत में उसी मुद्दे के ऊपर बात हुई थी कि चुनाव तो सितंबर में हो जाएंगे या फिर अक्टूबर में हो जाएंगे, और वो दोनों समय अंतराल भारतीय जनता पार्टी को सूटेबल नहीं थे। वो तभी सूटेबल हो सकता था जब वो चुनाव 12 नवंबर के बाद में जाए। तो इसीलिए वो 15 अक्टूबर को जब डेट्स रिलीज हुई, उसके बाद एक वीडियो बनाया गया कि किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। लास्ट विधानसभा चुनाव में हम अड़ गए थे कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ले ली थी सुबह सुबह में, लेकिन फिर भी हम अड़ गए थे कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इस बार ये कथन करना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमने 15 अक्टूबर वाले इस वीडियो में, ये वीडियो शूट पहले हो रहा है, मिलेगा आपको 20 नवंबर की शाम को 5 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि चुनाव का मतदान वगैरह संपन्न हो चुका होगा। हो सकता है कि ये वीडियो अगर पहले जाता तो बहुत सारी जो भी जनमानस है जो वोटिंग करने के लिए जाते, उनके मन में थोड़े से प्रश्न उठ जाते। तो इस बार का महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है, ये क्यों थोड़ा सा विशिष्ट है। अब YouTube के ऊपर तो उसके ऊपर कुछ वीडियोस नहीं बनाए गए, लेकिन ट्विटर पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लेकिन संख्या YouTube की संख्या से बहुत कम है। लेकिन वहां पे ट्वीट करके बताया गया था। ये ट्वीट देखिए, 8 नवंबर 2024 का है। दोपहर को 3:16 पर यह ट्वीट किया गया था। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने और एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने, ऐसा दिख रहा है। बहुमत से 10 से 15 सीट ज्यादा आ सकती है, मतलब महायुति को। और नीचे झारखंड की भी प्रिडिक्शन की गई थी। कई सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं कि आपने झारखंड के ऊपर कोई प्रिडिक्शन नहीं किया। वो शायद इसलिए कि झारखंड में कोई ऑथेंटिक बर्थ डिटेल्स हमारे पास नहीं है। बीजेपी के लिए तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है वो ही नहीं पता। लेकिन फिर भी झारखंड के लिए भी उसी ट्वीट में सेकंड पार्ट उसका रखा गया था कि झारखंड में जो न्यूज मीडिया में बात चल रही है कि बीजेपी की सुनामी है, लेकिन वहां पे 2 चरण में मतदान थे। पहला चरण का मतदान जब हुआ वो 13 नवंबर की तारीख थी, जब शनिदेव वक्री थे, और दूसरा 20 नवंबर को ही होगा जब शनिदेव मार्गी होंगे। तो हमें ऐसा उसके ऊपर से लगता है कि झारखंड में बीजेपी के लिए समय अनुकूल तो है, सीट की संख्या उसकी बढ़ सकती है जो ट्वीट में लिखा हुआ है और आपको दिख रहा है, लेकिन सरकार बनाने जितनी संख्या शायद न मिल पाए। मतलब मिल भी पाए तो ऐसा नहीं है कि लैंडस्लाइड है, 50+ सीट्स आ जाएगी। टू बी ऑनेस्ट हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी, आई थिंक 80 या 82 सीट्स है, तो 42 या 43 चाहिए। तो वो नंबर बहुत करीब हो सकते हैं या वो नंबर क्रॉस हो सकता है, लेकिन 50+ वाला मामला तो हमें झारखंड में भी नहीं दिख रहा है। चलिए, उसके बाद ये वहां पे रखा गया था। अब घटनाक्रम किस प्रकार से बनेंगे आप कहेंगे, तो ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। महाराष्ट्र में 2019 में भी प्रजा ने स्पष्ट जनादेश दिया था।
शिवसेना उस समय पे तो एक ही हुआ करती थी, मतलब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट रूप से क्लियर कट मेजोरिटी दी थी। लेकिन उसके बाद सत्ता के लिए, सत्ता की मुख्यमंत्री पद की वो कुर्सी के लिए बहुत सारे खेल खेले गए और जो कुछ भी आप सबके सामने है, तो वो भी घटनाक्रम बने थे। लेकिन वो इस प्रकार से बनेंगे नहीं पता। 2019 में इतना पता था कि जितने भी प्रमुख जनमांक थे उसमें उद्धव ठाकरे जी के जनमांक में विपरीत राजयोग बन गया था, इसलिए हम अड़ गए थे कि विपरीत राजयोग का निर्माण है, संभव ही नहीं कि और कोई मुख्यमंत्री बन जाए। इस बार किसी के भी जनमांक में इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। स्ट्रांगली डोमिनेटिंग जो कहे कि महाराष्ट्र जैसे राज्य की शासन की धरोहर उसके हाथ में आ जाए। पॉजिटिव डेफिनेटली एकनाथ शिंदे जी का भी पॉजिटिव है, देवेंद्र फडणवीस जी का भी एवरेज टू गुड कह सकते हैं। तो इसलिए वो पहला ट्वीट किया गया था। दूसरा ट्वीट देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये ट्वीट 10 नवंबर को किया गया था। आज जब ये वीडियो आपको मिलेगा 20 नवंबर है, लेकिन इन सब के ऊपर हम वीडियोस बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि 10 नवंबर वो तारीख थी कि जब चुनाव प्रचार धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। ट्वीट देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं प्रबल रूप से दिख रही है। तो नेशनल पॉलिटिक्स में मैं अलग अलग वीडियो में कह भी चुका हूं कि अच्छी खासी उनके लिए स्कोप है, लेकिन वो जो उनका समय का कालखंड शुरू होगा देवेंद्र फडणवीस जी के लिए, वो शुरू होगा अगस्त 2026 के बाद, अगस्त 2026 से, शुड आई करेक्ट। तो 2025 भी अभी उनके लिए इतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है जो अगस्त 2026 से उनके जनमांक में परिस्थितियां बनेगी। उसके बाद 2 दिन के बाद एक और ट्वीट किया गया, ये आपके स्क्रीन पे ऊपर 12 नवंबर 2024 सुबह 11:14 पर यह ट्वीट किया गया था। वीडियो हमने नहीं बनाया था। ट्वीट देखिए, 2026 के वर्ष में भारत में मध्यवर्ती चुनाव के योग बन रहे हैं। अब सोचिए कि अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट के साथ YouTube के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाया जाए और उसमें भी कुछ ही दिन जब बाकी हो महाराष्ट्र के प्रचार के, तो अब इन सारी बातों को संकलित करें। 10 से 15 सीटें, मतलब 145 का आंकड़ा चाहिए जो मैजिकल फिगर है। अब 155 से 160 जो भी हो, 155 हम मान के चलते हैं कि जो भी आंकड़ा हो, क्योंकि सीटों के नंबर के ऊपर तो लोकसभा में बहुत कुछ हो चुका था। तो यहां पे हमें ये लग रहा है जो 15 अक्टूबर की प्रिडिक्शन में कहा गया था कि लाइन क्रॉस हो जाएगी। अब मान के चलते हैं कि जो भी आंकड़ा है 150 का या 155 का, जो भी वो आंकड़ा, इन 3 दलों में से हर दल की उसमें भागीदारी कितनी है। अगर भाजपा 100 से ज्यादा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि शिंदे साहब भी 40 के आसपास ले आते हैं, 40-50 जो भी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा उलट पुलट हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अंक तो वही रहता है, लेकिन अगर भाजपा की सीटें 80-90 के आसपास रही, शिंदे साहब की सीटें 50 के आसपास रही, 40 से 50 के बीच में रही और बाकी की सीटें अजीत पवार की रही, तो फिर क्या होगा? लास्ट टाइम जब ये जो प्रवर्तमान सरकार का गठन हुआ, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी था। सबको लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो भी घटनाक्रम बना, एकनाथ शिंदे जी का नाम प्रस्तावित खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने ही किया। तो यहां पे चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद कितनी संभावनाएं बनेगी? महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनेता ऐसे भी है कि जिनकी राजनीति चुनाव परिणाम आने के बाद ही शुरू होती है, और उस राजनेता का नाम है शरद पवार जी। और उन्होंने ये पहले कई बार करके दिखाया है। चुनाव परिणाम आ जाने के बाद उनकी राजनीति शुरू होती है गठजोड़ की, तोड़फोड़ की, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी का एक धड़ा महायुति में है। तो ये देखना होगा कि ये नंबर जो अटेन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आती है। अगर 100 से ज्यादा आती है तो फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर अजीत पवार जी, हम विकल्पों की बात कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी राजनेता के जनमांक में स्ट्रांग योग नहीं दिख रहा है जो उद्धव ठाकरे जी के जनमांक में लास्ट टाइम था। तो यहां पे कुछ
गड़बड़ फिर से हो सकती है। क्या 2024 में भी 2019 वाला मामला होगा? अमित शाह जी ने जब 15 अक्टूबर वाला वो वीडियो बनाया था, उस वहां पे जब वो भाजपा के कार्यकरों के सम्मेलन में वो 2-3 बार बोले थे, 1 या 2 बार, कि इस बार का चुनाव हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, अगली बार अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। जब सीटें आ जाएंगी तो वो महत्वाकांक्षा, वो सत्ता की कुर्सी नजदीक दिखने लगती है। तो क्या भाजपा क्लेम करेगी कि भाई इस बार मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, क्योंकि फेस डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक? और शिंदे साहब कहेंगे कि भाई हमारे नाम के ऊपर आप पहले तो हामी आपने भर दी थी, अब क्यों मुकर गए आप? वहां पे कुछ हो जाए, शिंदे साहब बढ़ जाए कि नहीं बनूंगा तो मैं ही, तो फिर क्या होगा? या फिर सीटों का कैलकुलेशन है इस प्रकार से आए कि शिंदे साहब और बीजेपी मिलके वो 144 या 45 जो भी आंकड़ा है वो नहीं है, वो पार करने के लिए अजीत पवार जी का समर्थन अनिवार्य बन जाए। तो फिर अजीत पवार जी गेम चेंजर बन जाएंगे, जो शरद पवार जी इतने वर्षों से करते आ रहे थे। इस प्रकार की भी स्थितियां बन सकती है। हम अलग अलग प्रकार की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी के खेल में जब जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया, महायुति को विजयी भी बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की उस कुर्सी के ऊपर बैठेगा कौन? ये वीडियो क्यों, अब कितनी चीजें हो सकती है, तो यहां पे बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और शरद पवार जी डायरेक्टली मतलब मुख्यमंत्री पद की रेस में आए, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। 2025 का वर्ष उनके स्वास्थ्य के लिए भी 2025 में से उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ समय ठीक नहीं दिख रहा है। महादेव उनको दीर्घायु करे, लेकिन वैसे भी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक ही चल रहा है। तो सुप्रिया सुले जी का जन्मांक अच्छे से स्टडी किया तो आने वाले समय में उनके लिए राजनीतिक लाभ वाली स्थितियां बन सकती है। तो जब सुप्रिया सुले जी तो कोई पिक्चर में ही नहीं है अभी, जब सारे जन्मांक हम चेक कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल डेटा है, कुछ ऑथेंटिक है और कुछ मिले हुए हैं। अजीत दादा पवार जी का जन्मांक हमारे पास नहीं है, और कुंडली भी जो बनती है जनरली वो ऑथेंटिक हमें नहीं लगती। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, कांग्रेस की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कि ये जो भी आंकड़ा बनेगा बहुमत का, वो किसके प्रकार से बनेगा। अगर बीजेपी की सीटें कम आई तो फिर क्या होगा? तो फिर अजीत दादा पवार जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा सरकार के गठन में, और वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बीजेपी और शिंदे साहब दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, दोनों मिलके ही वो बहुमत के आंकड़े को छू जाते हैं, मतलब अजीत पवार जी की फिर जरूरत नहीं पड़ती, अगर चले भी जाते हैं तो भी। लेकिन फिर ये भी आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट में दोनों है। एक कार्यकरों के सम्मेलन में उद्घोषणा अमित शाह जी ने शायद 1 या 2 बार कर दी थी, जहां तक मुझे याद है, कि भाई इनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आ जाए उसके बाद बीजेपी कह सकती है कि भाई लास्ट टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ, पहले उद्धव ठाकरे चले गए, उसके बाद आप आए तो हमने बड़ा दिल रख के आपको बना दिया, इस बार मौका हमको दो। और शिंदे साहब मानेंगे नहीं, देश तब भी फंसेगा। खेल तो कितने हो सकते हैं। वहां पे अगर ईगो की बात आ गई, अहंकार की बात आ गई, तो शिंदे साहब कितने समीकरण बन सकते हैं? क्या अलग गुट में, वो सामने वाले गुट में जाएंगे? संभावनाएं तो बहुत कम है। या फिर भाजपा कुछ नए समीकरण साधने की कोशिश करेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव परिणाम आने के बाद भी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी होगा इसमें कहीं ना कहीं अब ईश्वर से आशा रख सकते हैं कि उसी प्रकार का नंबर आए कि अजीत दादा पवार की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, वरना फिर महाराष्ट्र की राजनीति में 2025 में बहुत बड़े खेल हो सकते हैं। जो तीसरा ट्वीट आपको दिखाया था, वो हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वहां पे अच्छी सरकार रही, स्टेबल सरकार रही, तो 2026 में वो योग बन रहे हैं, वो तो क्लियरली दिख रहा है। मुंबई या उसके आसपास में महाराष्ट्र पहले भी ये दर्द झेल चुका है। 1993 में वो सीरियल ब्लास्ट, फिर ताज अटैक समय समय पे हुआ है। 2026 में फिर से एक बार योग बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बाधित होती हुई नजर आ रही है। और वहां से फिर हमने वीडियो बनाने का नहीं सोचा था कि नहीं, ये चुनाव प्रचार धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। जो कुछ नंबर है वो प्रिडिक्शन हमने अक्टूबर में दिया है,
और वीडियो तभी रिलीज करेंगे जब चुनाव खत्म हो चुका हो। तो बहुत कुछ चुनाव परिणाम के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है और इस बार कोई एक जनमांक ऐसा नहीं है कि जहां पे वो विपरीत राजयोग जो उद्धव ठाकरे जी के जनमांक में बन रहे थे ऐसा कोई जनमांक हो। और सरप्राइजिंगली क्यों हम शरद पवार जी का नाम का उल्लेख कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जनमांक में तो स्थितियां सत्ता के लिए अच्छी नहीं दिख रही है। वो पर्दे के पीछे तो राजनीति उनकी ऐसे ही चलती आ रही है, लेकिन उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले जी का जनमांक आने वाले दिनों में उनको कोई पॉलिटिकल गेन करवाने वाला तो दिखा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ये सरकार में जाएंगे, मतलब शरद पवार जी की पार्टी सरकार में जाएगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण नए रूप से बन सकते हैं। कुछ ऐसी सरकार का गठन हो जिसके लिए प्रजा ने जनादेश नहीं दिया था। तो अब जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये वीडियो आपको मिलेगा। 23 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। फिर देखते जाइए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कितने खेल करवाती है इन राजनीतिक पार्टियों से और राजनेताओं से, ये देखना ही रहा। आशा करते हैं कि दोनों प्रमुख पार्टियां ही, जो 15 अक्टूबर की प्रिडिक्शन में कहा था कि एकनाथ शिंदे जी को ही बीजेपी सपोर्ट करे और दोनों के ही आंकड़े इतने हो जाएं कि अजीत दादा पवार की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। अदरवाइज महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखते हैं कि 23 नवंबर को परिणाम क्या आते हैं। नंबर, वो लाइन तो क्रॉस कर जाएगी महायुति, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद क्योंकि जनमांक किसी का भी इतना स्ट्रांग नहीं है और क्योंकि सुप्रिया सुले जी का जनमांक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है तो बहुत सारे नए समीकरण बनने की भी आशंकाएं बन सकती है। ये अभी अभिव्यक्त हो रही है। तो देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनते हैं। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।